की शुरुआत में हमें दीवार पर लिखी एक लाइन को दिखाया जाता है जिसका मतलब है कामयाबी किसी लिफ्ट पर चढ़कर नहीं बल्कि एक सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राप्त होती है। इसके बाद कैमरा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है जहां हम विजू को देखते हैं जो कि आईने में देखकर खुद को मोटिवेट कर रहा होता है। फिर वो शीशे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और निकल पड़ता है अपने काम पर, जहाँ एक लिफ्ट में उसे कविता नाम की लेडी दिखती है जिसे लिफ्ट के अंदर काफी पसीना आ रहा होता है और सभी के उतर जाने के बाद उस लेडी की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसको विजू अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैम, क्लास्ट्रोफोबिया का इलाज हो सकता है। असल में दोस्तों, बंद जगहों के डर को ये नाम दिया गया है। अब जैसे ही कविता उसका कार्ड लेती है तो लाइट जाने के कारण लिफ्ट वहीं अटक जाती है। इससे कविता को और पैनिक हो जाता है। फिर विजू से कहता है कि लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, उससे ठीक हो जाएगा। वो ऐसा ही करती है तो कविता को काफी राहत मिलती है। हालांकि फिर अगले ही पल जनरेटर के चलने से लाइट वापस आ जाती है और लिफ्ट चलने लगती है। यहाँ विजू कविता को अपनी क्लास अटेंड करने के लिए इनवाइट करता है। कविता कहती है, मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ तो बस मैं 1-2 दिन के लिए आई थी। इतना कहने के बाद वो थैंक यू कहकर निकल जाती है। फिर हम विजू को उसकी मोटिवेशनल क्लासेस लेते हुए देखते हैं जिसमें ज्यादातर बूढ़े ही लोग होते हैं, मगर इन क्लासेस से उसका खर्चा नहीं निकल पाता। इसलिए वो खर्चों को पूरा करने के लिए एक होटल में वेटर का काम भी करता है। अब शाम को अपनी शिफ्ट खत्म करके जब विजू घर आता है तो वहाँ लाइट नहीं होती क्योंकि विजू के छोटे भाई कुंजन ने बिजली का बिल नहीं भरा था, जबकि विजू उसके लिए इतने पैसे देकर गया था। दरअसल कुंजन ने इन पैसों से एक नए रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था। इस बात के लिए वो विजू से माफी भी मांगता है। विजू भी अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, पर कुंजन से कहता है, तुम अकेले क्यों गए, मुझे भी बता देते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। फिलहाल अगली सुबह जब विजू सो रहा होता है तो उसे किचन से कुछ आवाजें आती है जिनसे पता नहीं वो डर क्यों जाता है और किचन की तरफ सीधे भागता है जहाँ कुंजन विजू के लिए खाना बना रहा है। अब कुंजन के हाथ में चाकू देखकर विजू वहां पर रखी सभी चाकू और नुकीली चीजों सहित हथौड़े को भी निकालकर बाथरूम में डाल देता है। अब ये बात कुंजन को काफी अजीब लगती है और इस पॉइंट पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। एक बार कुंजन ने हथौड़े से विजू पर वार कर दिया था, तब से विजू काफी डर जाता है। तब विजू के सर से काफी खून बहा था और मजबूरी में विजू ने ना चाहते हुए भी कुंजन को पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती किया क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत खराब थी। फिर जैसे ही विजू को पता चला कि कुंजन ठीक हो रहा है तो वो अपने भाई को वापस घर ले आया। हालांकि अब फिर से कुंजन की हालत पहले जैसे ही हो रही है, जिससे जब विजू बात कर रहा होता है तो वो देखता है कि कुंजन के पैर कांप रहे हैं। वो कुंजन को फिर उसके दवा लेने के लिए कहता है। जवाब में कुंजन कहता है कि ये दवा मुझे और पागल बनाती जा रही है। हालांकि इसकी इस बात पर विजय ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और कुंजन को दवाइयां देने लग जाता है, जिससे तंग आकर कुंजन एक बार फिर विजू को मारने लगता है। अब अगले सीन में हम विजू को डॉक्टर से कुंजन की हालत को लेकर बात करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो जब घर आता है तो विजू को अपने भाई का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है, भाई मुझे आज भी वो दिन याद है जब माँ हमें छोड़कर चली गई थी। दरअसल विजू और कुंजन जब एक दिन स्कूल में घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली है। बाकी उनके पिता पहले से ही नहीं थे और अब इन दोनों भाइयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बड़ा भाई होने के नाते विजू बचपन से ही बीच पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपने भाई की जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करता और इस दौरान उसका भाई घर में अकेला पड़ा रहता जिसका कोई दोस्त नहीं है और उसे हर वक्त अपनी माँ की याद आती रहती थी और इसी कारण उसका दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता गया और धीरे धीरे वो कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जाता है। प्रेजेंट में ये चिट्ठी पढ़ने के बाद विजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने भाई को कॉल करता है जिसकी आवाज दूसरे कमरे से आ रही होती है। विजू वहां जाकर देखता है तो पंखे से लटक कर कुंजन ने भी अपनी जान दे दी है। इस बात का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने भाई की मौत का उस पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो पंखे से भी डरने लगता है और जब उससे सहन नहीं होता तो वो कुंजन की दवाओं को खाने लगता है। अकेलापन उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद वो अपना सामान पैक करके मुंबई जाता है, लेकिन यहाँ आकर भी शायद उसे सुकून नहीं मिलता। रोते हुए वो अपने डॉक्टर को कॉल करके कहता है, सर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज कुछ करिए। जिसके साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। अगले सीन में हम विजू को मुंबई में अपना गुजारा करने के लिए कुरियर बॉय की जॉब करते हुए देखते हैं, जिस दौरान बीच रोड पर विजू की मुलाकात कविता से होती है जो कि विजू को पहचान जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे मुझे काफी मदद भी मिली। बातों बातों में हम जान पाते हैं कि कविता पेशे से एक कास्टिंग डायरेक्टर है। जो बात जैसे ही विजू को पता लगती है वैसे ही वो कविता से कहता है कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज बता देना। फिर कविता उसे एक जगह इंटरव्यू के लिए भेजती है जहां विजू की मुलाकात सोलोमोन और मैथ्यूज नाम के 2 लोगों से होती है जो विजू से कहते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, तुम्हें लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना आता है। वैसे तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, 10,000, 20,000, 50 या 1 लाख, 1 करोड़? करोड़ का नाम सुनते ही विजू की आंखों में एकदम से चमक आती है और वो सोलोमोन से पूछ बैठता है कि आप मुझे इतना सारा पैसा किस
किस काम के लिए देंगे? वो जवाब देता है कि तुम्हें लोगों को एक खास तरह की दवा देनी होगी जो कि उनके धर्म पर विश्वास को अंधविश्वास में बदल देगी और इससे हम सब मिलकर काफी सारा पैसा कमाएंगे। बाकी इसके लिए तुम्हें लोगों के सामने एक स्पिरिचुअल गुरु यानी कि पास्टर बनकर आना होगा। तुम्हारे चमत्कार से गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे और अंधों को दिखने लगेगा। ये सारी बातें सुनकर विजू कहता है कि भला ये सब मैं करूं कैसे? तब मैथ्यूज कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हम तुम्हें सिखाएंगे, बस तुम ये बताओ कि करोगे या नहीं। अगर हाँ तो हाथ मिलाओ और नहीं तो भूल जाओ कि हमारी और तुम्हारी कभी मीटिंग हुई थी। ये मौका विजय के लिए उसके सपने के पूरा होने जैसा होता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि वो बड़े से स्टेज पर खड़ा होकर बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह लोगों को मोटिवेट करे और ये करने से उसका सपना पूरा हो सकता था। इसलिए विजू हाँ कर देता है, पर इसके लिए विजू को अवराचन नाम के एक आदमी से क्रिश्चियनिटी और उसके बारे में सब कुछ सीखने के अलावा बाकी चीजों की भी ट्रेनिंग करनी होगी, जो सब विजू को सिर्फ 6 महीनों में सीखना होगा। और वो सीख भी लेता है। फिर वो कई सारे लोगों के सामने अपना पहला शो करता है जिसमें वो लोगों को अपनी बातों से काफी प्रभावित भी करता है। साथ ही उसने अब अपना नाम विजू से जोशुआ कर लिया है और इसी नाम से सब उसे जानते हैं। इसके बाद एक शो में वो एक औरत के पैरों को ठीक कर देता है जो कि चलना छोड़ो दौड़ने लगती है। ये सारी चीजें पहले से प्लान थी, यहाँ तक कि वो औरत भी इन लोगों से मिली हुई थी। दरअसल इस पूरे शो के दौरान अवराचन विजू को बताता रहता है कि उसे कब कैसे और क्या करना है। जल्दी विजू हर जगह पॉपुलर हो जाता है और वो चाहता भी यही था। अब एक दिन एक रिपोर्टर विजू को इंटरव्यू के लिए बुलाता है जो कि विजू को इंटरव्यू के दौरान ही बताता है कि ये शो लाइव है। दरअसल वो रिपोर्टर चाहता है कि विजू लाइव सबके सामने कोई चमत्कार करके खुद को साबित करके दिखाए। जैसे दोस्तों आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा इस पर। अब आगे विजू उस रिपोर्टर को चलने के लिए कहता है और जैसे ही रिपोर्टर उठता है वैसे ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दरअसल विजू ने उस ऑफिस के पियोन के जरिए ब्रेक के दौरान रिपोर्टर को कोई दवा उसकी ड्रिंक में मिला दी थी जिससे रिपोर्टर बेहोश हो गया। यही चीज जब मेडिकल रिपोर्ट में आती है तो हर चैनल पर ये न्यूज चलने लगती है और उसे देखकर सोलोमन और मैथ्यूज विजय को ऐसा करने के लिए सुनाने लग जाते हैं क्योंकि ये सब विजू ने उनसे बिना बताए किया था। सोलोमन कहता है कि तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें हटाकर किसी और को ले आएंगे। अब ये बात सुनकर विजू भड़क जाता है और कहता है मैं तुम लोगों के बारे में सभी से बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? सोलोमन कहता है कि हमें कोई नहीं जानता क्योंकि हम पर्दे के पीछे से काम करते हैं, उन्हें तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखता है तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहने के बाद सोलोमन विजय पर गोल्फ स्टिक से वार कर देता है और विजय सीधे कोमा में। इस पॉइंट पर सोलोमन और मैथ्यूज ने विजय के रिप्लेसमेंट को भी ढूंढ लिया होता है, पर उसके पहले उन्हें विजू की मौत को इतनी सारी पब्लिक के सामने एक सेक्रीफाइस के तौर पर दिखाना होगा जिसमें वो कहेंगे कि उसकी हालत ठीक नहीं थी और डॉक्टर के मुताबिक वो कभी भी मर सकता था। मगर एक दिन अचानक से विजू को होश आ जाता है और वो काफी अजीब अजीब बातें करता है। ये देखकर सोलोमन और मैथ्यूज दोनों ही हैरान हो जाते हैं। विजू सोलोमन से कहता है कि अब तुम लोगों को मेरी वजह से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 80% हिस्सा मैं रखूंगा और बाकी तुम। यहाँ विजू के पास न जाने कहां से ताकत भी आ गई होती है। वो उन सभी को बहुत पीड़ता है जो उसे मारने आते हैं। अब ये सारे बदलाव विजू में कैसे आ गए इसका जवाब डॉक्टर कहता है कि लगातार डिप्रेशन की दवा खाने की वजह से ये शायद पागल हो चुका है, शायद इसी कारण ये ऐसी हरकतें कर पा रहा है। बाकी डॉक्टर भी श्योर नहीं होता कि विजू सही में पागल है या नहीं और ये पावर्स उसमें आई कहां से, जिसका जवाब जानने के लिए सोलोमन विजय के असिस्टेंट को हटाकर उसकी जगह एस्थर नाम की एक लड़की को लेके आ जाता है ताकि वो सोलोमन को ये बता सके कि विजू पागल है या फिर पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। एस्टर का पास्ट भी विजू की तरह ही अच्छा नहीं होता। असल में एस्टर किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जिससे उसको एक बच्चा हुआ था और ये बात जब एस्टर के माता पिता को पता लगी तो उन्होंने एस्टर को घर से बाहर निकाल दिया और फिर बाद में उसे उस लड़के ने भी धोखा दे दिया जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। यही वजह थी कि एस्टर अपने बच्चे को पालने के लिए ये सब काम करती है। वो देखती है तो उसे विजू एकदम सही लगता है। अब इस पर सोलोमन एस्टर को विजू पर थोड़ा और ध्यान देने के लिए कहता है। समय के साथ एस्टर और विजू दोनों ही दूसरे को पसंद करने लगते हैं क्योंकि दोनों का ही पास्ट अच्छा नहीं था। इसके बाद एक दिन विजू एक शो करता है जिसमें वही रिपोर्टर आता है जिसे विजू ने बेहोश कर दिया था। वो विजू से अपने किए के लिए माफी मांगने के बाद अपने एक दोस्त को उसके सामने पेश करता है जो कि चल नहीं पाता और रिपोर्टर चाहता है कि विजू उसे भी सही कर दे। असल में ये भी रिपोर्टर की एक चाल होती है, ये आदमी चल सकता है जिसे रिपोर्टर ने ऐसा करने के लिए कहा है क्योंकि वो विजू की असलियत को सबके सामने लाना चाहता था। और ये बात विजू को पता नहीं कैसे मालूम होती है और वो कहता है कि उसकी टांग में शैतान का वश हो गया है जिसे मार मार कर भगाना होगा। और जैसे विजू उसके पैर पर डंडे से वार करने जाता है वैसे ही वो आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर सभी इस चीज को विजू का चमत्कार मानकर उसकी जय जयकार करते हैं। अब ये सब कुछ विजू का एक भक्त थॉमस टीवी पर देख रहा होता है। वो विजू को इस कदर फॉलो करता है कि वो अपनी बीमार बेटी का इलाज कहीं नहीं करवा रहा है क्योंकि उसे विजू और उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर हद से ज्यादा भरोसा है।
है, जिस कारण एक दिन उसकी बेटी की मौत हो जाती है और वो आदमी अपनी बेटी की लाश को लेकर विजू के सामने पहुंचकर उससे विनती करता है, प्लीज मेरी बेटी को जिंदा कर दीजिए, जो करना विजू के वश में नहीं था और वो वहां से चला जाता है। उसकी गाड़ी के पीछे थॉमस अपनी बेटी की लाश को लिए भागे जाता है और इस पॉइंट पर विजू को अपनी गलती का एहसास होता है। एक दिन वो खुद थॉमस के परिवार के सामने जाकर रोते हुए उससे माफी मांगता है। इधर विजू की हालत को देखकर एस्टर सोलोमन को कॉल करके बताती है विजू की दिमागी हालत बिल्कुल सही है। अब क्योंकि एस्टर ने अपना काम कर दिया होता है तो सोलोमन उसे जाने के लिए कह देता है, जिसके गायब होते ही विजू एकदम से परेशान होता है कि वो कहाँ गई ऐसे बिना बताए। वो गार्ड से एस्टर के बारे में पूछता है तो गार्ड कहता है, इस नाम से यहाँ कोई भी लड़की मैंने आपके साथ नहीं देखी। यही चीज अरवाचन भी उससे कहता है और बोलता है कि तुम थोड़ा आराम करो क्योंकि तुम्हारा दिमाग असलियत और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहा है। अब इस बात पर विजू बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुम सब मुझे पागल साबित करना चाहते हो ताकि सारा प्रॉफिट तुम्हें मिले, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सभी को तुम लोगों की सच्चाई बता दूंगा। इस पर अरवाचन हंसते हुए कहता है कि कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन विजू ने ठान लिया होता है कि वो जरूर करेगा। इसलिए वो अपना एक वीडियो बनाता है जिसमें उसने मैथ्यूज और सोलोमन के बारे में सारी डिटेल्स बताई होती है। फिर वो उस वीडियो को उसी रिपोर्टर के पास भेजता है जो कि विजू को एक्सपोज करना चाहता था। हालांकि वो भी लालची निकलता है और इस वीडियो के बदले वो सोलोमन से 5 करोड़ की मांग करता है। जो बात सुनकर सोलोमन उस रिपोर्टर का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन वो रिपोर्टर भी बहुत तेज निकलता है क्योंकि वो मरने से पहले किसी और को फोन करके ये सारी बात बता देता है। वो खुद तो मर जाता है लेकिन कोई और वीडियो रिलीज कर देता है और वीडियो के रिलीज होने के साथ सोलोमन, मैथ्यूज और अरवाचन समझ जाते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसी बीच थॉमस सोलोमन और मैथ्यूज को मारने जाता है क्योंकि वो उनसे अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। असल में विजू के उस वीडियो के जरिए सभी के साथ उससे भी पता चल चुका है कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। वो एक आरे की मदद से सोलोमन और मैथ्यूज के शरीर के कई टुकड़े कर देता है। अरवाचन को अरेस्ट किया जाता है और सारे पैसे फ्रीज कर दिए जाते हैं। साथ ही इधर जैसे ही विजू अपना शो खत्म करता है उसे भी अरेस्ट कर लेते हैं, पर वो दिमागी रूप से बीमार है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है जहां उसका इलाज होता है और 2 सालों के बाद विजू पूरी तरह से ठीक होकर बाहर आता है, जहां उसको एस्टर का एक लेटर मिलता है और वो हर जगह एस्टर की खोज करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि एस्टर एम्स्टर्डम में है, इसलिए विजू तुरंत वहां जाकर एस्टर को ढूंढता है जो कि उसे एक जगह मिल भी जाती है और जब वो विजू को देखती है तो उसकी तरफ भाग कर आती है और इससे पहले कि वो विजू को छू पाती उसी वक्त इस मूवी का दी एंड हो जाता है। रुको दोस्तों, अब इस अजीब एंडिंग को समझने से पहले हमें मूवी की शुरुआत से बात करनी होगी। जब ये फिल्म शुरू होती है तो स्पेशल थैंक्स वाले कॉलम में हमें कॉन्ट्रैक्ट मूवी का नाम नजर आता है जो कि 1997 में रिलीज हुई थी, जिसे जब आप देखते हो तो उसमें भी हमें रियलिटी और हेलुसिनेशन एक साथ दिखाए गए हैं, पर इस मूवी में साफ नहीं होता कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमने दीवार पर जो लाइन देखी थी उसका साफ मतलब था कि कामयाबी हमेशा मेहनत से मिलती है, ना कि शॉर्टकट लेने से। साथ ही जब विजू अपने भाई से ये कहता है कि एक दिन मेरी मोटिवेशनल क्लासेस करोड़ों में कमाई करेंगी, मेरे हिसाब से ये मूवी 2 भागों में बटी हुई है, जिसमें से रियलिटी वाला हिस्सा छोटा और हेलुसिनेशन वाला हिस्सा बड़ा है। जब हमने विजू को मुंबई में रोते हुए देखा उसके बाद की सारी घटनाएं उसके दिमाग की उपज थी जो उसने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस और लोगों से प्रेरित होकर बनाई। विजू अपने भाई की मौत के साथ ही डिप्रेशन में चला गया और जब उसकी मां मरी थी तब से ही वो स्ट्रगल कर रहा है, मगर भाई की मौत ने उसको तोड़ दिया था। यही वजह थी कि वो सो नहीं पा रहा था और इस बारे में वो डॉक्टर से भी बता देता है। इस पॉइंट से ही विजू अपने दिमाग की ट्रांस स्टेट यानी कि हालुसिनेशन में चला गया, जिसके बाद अगले सीन में हम विजू को एकदम से सही देखते हैं, जबकि इससे पहले वो डिप्रेस्ड दिखाई दे रहा था। और साथ ही अब जो भी हो रहा है वो हमें थोड़ा अजीब भी लगता है, जैसे कि मुंबई में विजू अचानक से बीच ट्रैफिक में कविता से मिलता है जिससे वो बस एक ही बार मिला था। साथ ही उसने विजू को एक ऐसी जगह भेजा जहां वो सोलोमन और मैथ्यूज से मिला जिन्होंने उसे शॉर्टकट लेने को कहा और विजू उसे तुरंत लेने को तैयार भी हो गया क्योंकि इससे उसका सपना पूरा हो रहा था। यहाँ जो नकली गुरु और धर्म वाला एंगल दिखाया गया है वो विजू ने अपनी माँ की जिंदगी से लिया होगा, जिन्हें हमें कई बार पूजा वगैरह करते हुए दिखाया गया है। उनकी जिंदगी में धर्म का इन्फ्लुएंस तो था पर हमें कुछ दिखाया नहीं गया कि आखिर उन्होंने अपनी जान क्यों दी। आगे हम देखते हैं कि विजू ने सिर्फ 6 महीने में क्रिश्चियनिटी के बारे में सब कुछ समझ लिया, जो कि शायद मुमकिन नहीं है। फिर जब सोलोमन विजू को मारता है तो वो कोमा में चला जाता है, तो उसके होश आते ही सब कुछ और ज्यादा अजीब हो जाता है, जिसे आपने भी नोटिस किया होगा। इस पार्ट में सोलोमन बड़ी ही आसानी से विजय की बात मान जाता है और विजू के अंदर अचानक से सुपर पावर कहां से आ गई ये भी किसी को नहीं पता और सिर्फ इसलिए सोलोमन विजू के पास एस्टर को भेजता है क्योंकि वो विजू की दिमागी हालत के बारे में जानता था और ये बात काफी ज्यादा अजीब भी है। एक और चीज, विजू ने एस्टर को एंजल कहा था, यानी कि उसकी जिंदगी में वो एंजल की तरह थी। बाकी एस्टर के कैरेक्टर को हम देखते हैं तो वो हमें विजू के भाई से इंस्पायर लगती
जाती है क्योंकि वो विजू के भाई की तरह अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है। साथ ही जो एस्टर का लेटर विजू को आखिर में मिला है वो बिल्कुल उसी तरह लिखा गया है जैसे कि विजू के भाई ने मरने से पहले विजू के लिए लिखा था। वहीं विजू एकदम से विदेश चला गया और उसे एस्टर वहां मिल गई। वो अपने भाई को नहीं बचा पाया लेकिन वो एस्टर को बचाना चाहता है। इसी बीच हमें थॉमस का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित है और उसके कैरेक्टर को हम विजू के माँ से इंस्पायर होते हुए कह सकते हैं। हालांकि उसकी भी कहानी हमें दिखाई नहीं गई तो ये कैरेक्टर विजू की जिंदगी में किसी इंसिडेंट का परिणाम होगा जो कि बड़े आराम से विजू को कॉल कर देता था और आराम से उसके पास एकदम से अपनी बच्ची की लाश को लेकर पहुंच जाता है। इन चीजों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी बातें बिना सर पैर के हमारे सपनों की तरह होती जा रही है। ऊपर से आखिर में थॉमस बड़े ही आराम से मैथ्यूज और सोलोमोन को मारकर विजू और अपना बदला ले लेता है जबकि उसने विजू को कुछ नहीं किया। इस तरह से आप रिपोर्टर के कैरेक्टर को भी मान सकते हो। अब आते हैं मूवी की एंडिंग पर जहां जैसे ही एस्टर विजू के पास पहुंचने वाली थी उसी वक्त हम ग्लास टूटने की आवाज को फील करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। ये पार्ट समझने के लिए हमें कॉन्टैक्ट मूवी की तरफ जाना होगा जिसका रेफरेंस थैंक यू नोट में हमें डायरेक्टर ने दे दिया है। कॉन्टैक्ट मूवी का मेन कैरेक्टर भी विजू की तरह समझ नहीं पाती कि क्या उसका हेलुसिनेशन है और क्या रियल। हालांकि उस मूवी के आखिर में हमें बता दिया गया था इस बारे में, पर जब विजू अपने भाई की अलमारी से उसकी दवा लेकर खाता है वो सीन कॉन्टैक्ट मूवी के सीन से पूरी तरह मिलता है जिस कारण हम समझ पाते हैं कि इस मूवी का ज्यादातर हिस्सा विजू के दिमाग में ही चल रहा है। और जैसे ही एस्टर उस तक पहुंचने वाली थी ग्लास टूटने की आवाज के साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि विजू का ये सपना इस पॉइंट पर टूट गया और वो अपनी डिप्रेस जिंदगी में वापस लौट गया। बाकी उसके साथ आगे की जिंदगी में क्या हुआ यह हमें नहीं बताया गया। बाकी दोस्तों ये तो मेरी थ्योरी थी जो मुझे समझ में आई। आपकी कुछ और दूसरी थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो थ्योरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।